हेलो, हाय फ्रेंड्स। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑल स्टडी चैनल के बारे में आप जानते हो। ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से सभी वन लाइनर प्रश्नों का सार संग्रह लेकर आता है, जो सभी विद्यार्थियों के लिए पसंदीदा है। और हमारे इस चैनल में सभी एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट वीडियो जो जीके के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा आप सभी के लिए, आप उनको भी एक बार ज़रूर देखें। हर प्रकार से ऐसे शॉर्ट वीडियो बने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से और बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह लेकर आया है। तो एक बार आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। आज हमने बनाए कक्षा 6 के अध्याय 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान की कृषि को कहा जाता है। ये तो आप सदैव ही जानते हो कि राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ, क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर है, इसलिए ये मानसून पर आधारित कृषि है। अगर बारिश होगी तो फसलें अच्छी होगी और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। अगर नहीं हुई तो आर्थिक हालात खराब। इसलिए ये किस पर निर्भर है? वर्षा पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। राजस्थान में कितने प्रकार की फसलें हैं? तो राजस्थान में कितने प्रकार की है वो आप जानते हो, रबी, खरीफ और जायद। अब ये फसलें कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और इन प्रमुख फसलों में रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, जायद की कौन सी है, और कब इनकी बुआई की जाती है। तो अब हम जानते हैं इनके बारे में। रबी की फसल है जो गेहूं, जो चना, चावल, सरसों, चुकंदर इत्यादि और जो फसलें वो कौन सी है? रबी की। तो रबी की फसलें इसी प्रकार में थोड़ा सा ध्यान में रख रहे हैं कि गेहूं, जो चना, चावल, सरसों, तो आप इनसे एक बार थोड़ा सा फसलों का ध्यानपूर्वक देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा मौसम के अनुसार कौन सी फसलें कौन से समय में आती है। तो इनकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में इनकी क्या होती है? बुआई होती है। और कटाई मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में इनकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। अब जानते हैं खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें हैं वो ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि। ज्वार है, बाजरा, मूंग, मोठ, ऐसा समझो कि ये वर्षा ऋतु जब प्रारंभ हो जाती है तब ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि फसलें बोई जाती है। और ये कब बोई जाती है? जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तब। और वर्षा ऋतु जब समाप्ति हो जाती है तब जाकर अक्टूबर और नवंबर में बुआई होती है रबी की फसलों की, जिनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। और इनकी बुआई जुलाई में। और फिर देखो, जहाँ पर इनकी बुआई होती है वहीं इनकी कटाई, यानी इनकी कटाई करके इन फसलों को यहाँ पर बोया जाता है। तो ध्यान में इतना ही रखना है आपको कि खरीफ की फसलों की कटाई अक्टूबर नवंबर में और अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों की बुआई होती है। उसके बीच के समय में जब ऐसी कौन सी फसलें हैं जो आमतौर पर बोई जाती है? तो खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि, ये जो फसलें हैं वो जायद की फसल है। इनकी बुआई अप्रैल में, लगभग मार्च अप्रैल में की जाती है।
कटाई है वो इनकी जून में, और जून के पश्चात जुलाई में इनकी बुआई हो जाती है। अर्थात जायद की फसलों को लेने के बाद में इनकी फसलों की कटाई की जाती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण। राजस्थान में कृषि है वो पिछड़ी क्यों है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण कृषि के पिछड़ेपन का कारण है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कृषि से संबंधित है, जिसमें पहला कारण है आपका प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में क्या है कि बार बार सूखा होना, ये कृषि के पिछड़ेपन के लिए है। रेतीली ऊसर, रेतीली मिट्टी, या फिर जो बंजर भूमि, या फिर वर्षा ऋतु में बहुत ही ज़्यादा मृदा का अपरदन हो जाता है। तो प्राकृतिक रूप से ये 3-4 महत्वपूर्ण कारण है जो कृषि के पिछड़ेपन का कारण है। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं। आर्थिक कारणों में सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के पास पूंजी नहीं होना, अर्थात वो इतने सक्षम नहीं होते हैं, यानी उस कृषि के लिए जो महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं उनको जुटाने में बीज है, यंत्र है, या कृषि के लिए विभिन्न नए नए स्टोर थे, वो उनके पास कमी रहती है। तो आर्थिक रूप में सबसे बड़ा कारण यही है। फिर उनके द्वारा जो भी उपज होती है उस उपज का उन्हें मूल्य वो बहुत ही कम प्राप्त होता है पुरानी तकनीक से। और जो आज भी किसान है वो पुरानी तकनीक के आधार पर ही कृषि करता है। मतलब है कृषि के पास उसके पास वो नए आधुनिक रूप से उपकरण नहीं है, या फिर आर्थिक स्थिति के कारण वो लेने में सक्षम नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई के साधनों की। और सिंचाई के साधनों की बहुत ही कमी है, क्योंकि हमने पहले भी अध्ययन किया था कि राजस्थान की कृषि है वो मानसून का जुआ है, और कृषि है वो किस पर निर्भर है? वर्षा पर। इसलिए सिंचाई के साधनों की बहुत ही अधिक कमी है। फिर खाद बीज की कमी, कौन से फसल में कौन सी खाद डालनी है, कौन सी किस्म के बीज उसे लेने हैं ताकि उन्नत प्रकार की फसल प्राप्त कर सके, आदि ये कारण है। तो आप भली भांति समझ गए होंगे। फिर आगे कारण है कि संगठनात्मक कारण। तो संगठनात्मक रूप में भू स्वामित्व समस्या, कि वो खुद की भूमि नहीं है उसके पास, या फिर वो किसी दूसरे की भूमि लेकर उस पर कृषि करता है। नीतिगत कमजोरियां, और फिर उस पर जो नीति रूप जो कमजोरियां हैं वो किसान की रहती है, क्योंकि वो उस पर नई नीति लागू नहीं कर सकता, वो उसके पास स्वयं की भूमि नहीं है। तो इन योजनाओं की कमी के कारण जो कृषि में प्रमुख समस्या है। अब हम जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये है कि पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ये दूसरा स्थान है, सॉरी। तो ये आप भली भांति देख ली। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है वो दूसरा है। और राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? अकेले राजस्थान में भारत का जो पशुधन पाया जाता है वो आपका लगभग 11.27% है। राजस्थान को कहा जाता है, अब खनिजों की दृष्टि से देखें ना, तो राजस्थान में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं 67, अर्थात राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं वो 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन कौन से हैं?
तो राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वो रॉक फॉस्फेट है। रॉक फॉस्फेट है वो सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। ये भी कई बार सीधे से असंगत में और सही गलत वाले क्वेश्चनों में पूछा जाता है। रॉक फॉस्फेट है वो सबसे ज़्यादा उपलब्ध खनिज है। अब जिन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि ऐसे खनिज है जिसमें राजस्थान के पास ही सबसे ज़्यादा एकाधिकार प्राप्त है उत्पादन की दृष्टि से में। तो ये आप ध्यानपूर्वक है इनको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। फिर ऐसे खनिज जो महत्वपूर्ण खनिज है, चूना पत्थर है, टंगस्टन है, अब्रक है, तांबा है, इमारती पत्थर है, अन्य महत्वपूर्ण खनिज है वो क्या है? ये महत्वपूर्ण खनिज है। आगे हम जानते हैं कि देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। ये बहुत ही ऐसे मान लीजिए कि बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सरसों और या पूछ ले बाजरा के बाद में सरसों का, ग्वार का उत्पादन है वो सर्वाधिक। और देश में इस प्रकार बाजरे का उत्पादन, सरसों का उत्पादन और ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। जौ व चना उत्पादन में, अब ये देखो, जौ और चना उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। राजस्थान का कौन सा है? दूसरा स्थान है। तो या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान जौ व उत्पादन में है? तो जौ और चना उत्पादन में, और बाजरा और सरसों, ग्वार में राजस्थान का प्रथम स्थान है। बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। अब राजस्थान में सर्वाधिक तो है, लेकिन बाजरा राजस्थान में कौन से क्षेत्र में? राजस्थान का जो पश्चिम क्षेत्र है ना, उसमें बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जब राजस्थान में, और हम जानते हैं कि बाजरा है वो कौन सी फसल है? बाजरा फसल है खरीफ की फसल। मक्का दक्षिण राजस्थान में, अब मक्का है वो दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। तो खाद्यान्न फसलों में कौन सी खेती प्रमुख है? मक्के की। और मक्का है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोया जाता है? दक्षिण में। दक्षिण में चित्तौड़गढ़ साइड या राजस्थान के वहाँ पर बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो हमारे राज्य में गंगानगर जिला है वो इसका प्रथम स्थान रखता है। किस में? सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में। गेहूं उत्पादन में गंगानगर जिला। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से 17.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। अब इन फसलों के लिए जो इस प्रकार देखिए, तो इंदिरा गांधी नहर से ये 17.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई भूमि का विकास हुआ है इनके लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर है, तो इस प्रकार वो भी आप ध्यान में रखना। अब आगे हम बात करते हैं राजस्थान फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कितनी है? तो फसली क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा वो आपके 35% उपलब्ध है। कुल सिंचाई क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई और किससे होती है? अब देखो, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 66% क्षेत्र पर जो सिंचाई होती है वो किन से होती है? कुएं व ट्यूबवेल से होती है। और 35% पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और सिंचित क्षेत्र की कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 66% क्षेत्र पर कुएं व ट्यूबवेल से होती है।
नहरों द्वारा सिंचाई कितनी होती है? 33% पर। तालाबों द्वारा बहुत ही कम। इस प्रकार ये जो हमारा अध्याय था, इस अध्याय से हमने महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से आने वाले प्रश्नों का सार संग्रह किया है। और ये क्वेश्चन है वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप उसमें रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, एसएससी कांस्टेबल, जो भी राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से हमने ये सार संग्रह इकट्ठा किया है। तो एक बार आप जरूर इन प्रश्नों को देखें। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ये हमारा चैनल है राजस्थान ऑल स्टडी यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और मैंने पहले भी कहा है कि हमारे चैनल में शॉर्ट वीडियो हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए हैं हमने, और वो ताकि हम किसी भी तरह आराम से देख सकते हैं। जब भी हमें टाइम मिले तो हम उन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी अपनी स्टडी है वो कंटिन्यूस रख सकते हैं, टॉपिक के बारे में जानकारी रख सकते हैं, और उनसे जो भी जुड़े क्वेश्चन है टॉपिक वाइज हम रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमें अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए भी, जांचने के लिए भी, परखने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। और वो ही सार हमें जब इस चैनल में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप एक बार ज़रूर देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारे द्वारा जो भी मेहनत की गई है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। एक बार आप ज़रूर देखोगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट करोगे। तो मैं आशा करता हूँ आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम फिर से आगे के अध्याय का परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।